इस वेबिनार को संचालित करने के लिए आयोजकों को बधाई। और पूर्व जस्टिस राजीव लोचन मल्होत्रा जी और दिनेश जी वर्मा को धन्यवाद कि वो इस वेबिनार में आए और उन्होंने वर्चुअल सुनवाई के पक्ष में और इसकी कमियों के बारे में बहुत अच्छे विचार और कुछ अनुभव सिद्ध बातें हमारे सामने रखी। माननीय शैलेश जी ने भी बहुत जो सपना देखते हैं देश में वर्चुअल सुनवाई का होना चाहिए उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, कार्य प्रक्रिया के डिजिटलाइजेशन और वर्चुअल सुनवाई का कंसेप्ट पूरी दुनिया में तेजी से अपनाया जा रहा है। ये केवल भारत का फिनोमेना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस बारे में कार्रवाई चल रही है। क्योंकि ये समय की मांग है, वक्त का तकाजा है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व में कामकाज करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है। पारंपरिक तरीके धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं और काम के नए तरीके दुनिया भर में अपनाए जा रहे हैं। इसी तरह भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर सरकारी कार्य प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और वर्चुअल सुनवाई की प्रक्रिया एक एक करके सब जगह अपनाई जाने लगी। और इसके लिए भारत सरकार धन भी मुहैया करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्चुअल सुनवाई के बारे में एक व्यवस्था सभी न्यायपालिका के अंगों में करने के बारे में आदेश पारित कर दिया है। और इसके तहत इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में और सरकार के निर्णय के तहत धीरे धीरे देश की सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, कुछ हाई कोर्टों में तो वर्चुअल सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब मध्य प्रदेश में तो स्थिति ये है कि यहाँ के सभी 50 जिला अदालतों में और सभी 157 तहसील स्तर की अदालतों में भी वर्चुअल सुनवाई करने की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। संसद की कार्यप्रणाली भी हम सब देख रहे हैं कि लाइव करने की कार्रवाई कर, लेकिन न्याय व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था के डिजिटलीकरण और वर्चुअल सुनवाई के कंसेप्ट को अपनाने में कोरोना ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इससे जो लाभ होने वाले हैं, माननीय राजीव लोचन जी मिश्रा ने, मल्होत्रा जी ने उस बारे में हमें काफी कुछ बताया। हमारा मानना है कि वर्चुअल सुनवाई से सबसे बड़ा फायदा होगा जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पत्रकार हैं और वकील हैं, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों, जिनको सुनवाई के लिए बड़े शहरों की अदालतों में जाना आना। जैसा जस्टिस मल्होत्रा जी ने कहा कि इससे वर्चुअल सुनवाई शुरू होने से लोगों का आने जाने में, यात्रा में होने वाली परेशानियों से वो बचेंगे, उनका समय बचेगा, उनका धन बचेगा और उनका कामकाज भी प्रभावित होने से बचेगा, क्योंकि वर्चुअल सुनवाई में समय कम लगता है और इससे जल्दी न्याय मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है और लंबित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ सकती है। अभी माननीय राहुल सिंह जी ने बताया कि किस तरह 2018 की शिकायत को अब 2021 में सुन रहे हैं और इतनी लंबी पेंडेंसी वाली शिकायत को उन्होंने कैसे 3 दिन में उसका निराकरण कर दिया इस वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से। ये उदाहरण सिद्ध करता है कि अगर इन नए तौर तरीकों को अपना लिया जाए जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं, तो कितनी जल्दी लोगों को न्याय दिया जा सकता है। इससे न्याय मिलने में देरी की जो भारत में आम शिकायत है वह एक हद तक कम हो सकती है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि जैसे बारिश में हमारे यहाँ आंधी में कई रास्ते बंद हो जाते हैं या भूकंप के कारण ऐसी स्थिति बन जाती है या बाढ़ के कारण या कोरोना में संक्रमण फैलने के कारण भी आवाजाही बाधित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में भी वर्चुअल सुनवाई लगातार जारी रह सकती है, यानी इन प्राकृतिक आपदाओं को भी लोगों को न्याय देने में बाधक बनने से वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से रोका जा सकता है। और जैसा जस्टिस मल्होत्रा जी ने कहा कि क्योंकि लाइव सुनवाई की रिकॉर्डिंग होती है तो इसमें अंडर द टेबल होने वाली सेटिंग या पक्षकारों के पक्ष को अनदेखा करना या
अगली तारीख देने के लिए हमने कई जिला अदालतों में देखा है कि जज के सामने रीडर पैसा लेता है। ये सब भ्रष्टाचार संबंधी अनियमितता की शिकायतें भी लाइव सुनवाई में रिकॉर्डिंग होने के कारण दूर हो सकती है। और यह तो निश्चित है कि लाइव स्ट्रीमिंग से न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, इसमें कोई भी संदेह करने का कोई कारण नहीं। और दूसरे जो भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय हैं, उनमें हम देखते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ और जो आदेश पारित किया हुआ, कई मामलों में इनमें बड़ा असंतुलन रहता है, हेरफेर की शंका होती है। लाइव सुनवाई से यह इस गड़बड़ी की गुंजाइश भी कम हो जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि न्याय देने में जो अदालतों के स्तर पर खर्च होता है और न्याय पाने में जो पक्षकार के स्तर पर खर्च होता है, इन दोनों में वर्चुअल सुनवाई से बहुत कमी आ सकती है। और पर्यावरण को होने वाला फायदा इतना बड़ा है वर्चुअल सुनवाई से, यह तो माननीय शैलेश गांधी जी ने और जस्टिस मल्होत्रा जी ने अभी हम सबको बताया है। तो कुल मिला के वर्चुअल सुनवाई के और सारी कार्य प्रणाली को डिजिटलीकरण करने के लाभ ही लाभ हैं, नुकसान बहुत ही कम है। जिन मामलों में हमें कुछ नुकसान या खामियां देखने में आती है, उनके लिए फिजिकल सुनवाई की, भौतिक सुनवाई की व्यवस्था को जारी रखा जा सकता है। सूचना आयोग में फोन पर सुनवाई की पहल सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्त रहते हुए 2018 में की थी। उसके बाद सूचना आयुक्त माननीय राहुल सिंह जी ने सुनवाई को ऑनलाइन करने और उसे लाइव उसका टेलीकास्ट करने की दिशा में तेजी से काम करके सारे देश के सूचना आयोगों के सामने एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह आरटीआई एक्ट में लोगों को जानकारी जल्दी दिलाने के लिए किया जा सकता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। इसके लिए राहुल जी को साधुवाद, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि किस तरह से यदि कोई प्राकृतिक विपदाएं भी हैं और मौसम वगैरह भी खराब है, उस स्थिति में भी व्यक्ति ऑनलाइन सुनवाई का फायदा, वर्चुअल सुनवाई का फायदा ले सकता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और साथ में आपने जो ध्यानाकर्षण करवाया कि इसके पहले आपने स्वयं भी फोन पर सुनवाइयां की हुई हैं, तो ये भी उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। लेकिन अब दुर्भाग्य इस बात का है कि सूचना आयोग की भी अपन बात करें तो कुछ गिने चुने लोगों के अतिरिक्त, जो हम 3-4 लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं फिंगर में, उनके अतिरिक्त ये कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा है। और इसके पीछे क्या जिम्मेदार है, क्या कौन सी मानसिकता इसके पीछे जिम्मेदार है, ये भी एक डिबेट का ही विषय है। तो कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति की भी बात आती है यहाँ पर। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में कर्नाटक से हमारे वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता श्री बीरेश बेल्लूर जी भी हैं हमारे साथी। हम उनका स्वागत करेंगे और इस विषय पर उनके भी हम वक्तव्य लेंगे। और कर्नाटक में भी एक घटना भी हुई है, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ में बहुत ही बुरी घटना हुई है, उनको मारा गया है इस तरह से। तो वो भी चर्चा का कहीं ना कहीं एक डिबेट का इशू था और 2-3 दिन से व्हाट्सएप में काफी उसमें ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। बीरेश बेल्लूर सर, स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। With great regret, I would like to make announcement